सेविका अपने पति अनिल और विधवा ननद माला के साथ बेलागंज नाम के गांव में रहा करती थी। अधिक धन संपत्ति ना होने की वजह से उनके घर के हालात काफी खस्ता थे। गरीबी में जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे। अनिल आसपास के लोगों के खेतों में काम करके घर चलाने के लिए दाना पानी जोड़ लेता था। ऐसे ही एक सुबह सेविका अनिल से कहती है, सुनिए जी, कुछ दिनों बाद फसलें कट जाएंगी, फिर घर में खाने पीने के दाने कैसे आएंगे? तब तो आपके पास कोई काम भी नहीं होगा। जानता हूँ, पर अब मैं क्या करूँ? मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ जो कहीं शहर में दूर जाकर ही काम कर लूँ। मैं तो बस दिन रात भगवान से दुआ करती हूँ कि कोई ऐसा व्यापार हमारे हाथ दे दे जिससे हमारा दाना पानी चलता रहे। अमीरी भले ना दे, पर जीवन में सुख शांति दे। तुम चिंता मत करो, सब सही होगा। चलो मैं जाता हूँ, खेत में काम भी करना है। इतना कहकर अनिल घर से निकल जाता है और खेत पहुंचकर मेहनत मजदूरी करता है। कुछ वक्त बाद फसलें कट जाती है और अब अनिल के पास घर चलाने को कोई काम नहीं था, जिस वजह से वो परेशान होकर अपनी बीवी से कहता है, सुनो सेविका, मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही औरों के खेत में काम करने से हम कभी अपने लिए अच्छे दिन ला सकते हैं। तो फिर क्या करें? करना क्या है, अब मैं शहर जाऊंगा, वहीं से कुछ काम करना होगा। जी ठीक है, जैसा आप सही समझे। मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। हाँ भैया, ऐसे कब तक हम गरीब बने रहेंगे? कल को आपके बच्चे भी होंगे, पैसा तो चाहिए ही, और फिर मैं भी दूसरी शादी करूंगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अनिल काम की तलाश में गांव से दूर शहर चला जाता है, जहां जाकर वो देखता है कि लोग पानी बेचकर भी बहुत पैसे कमा रहे हैं। अनिल कई दुकानों पर जाकर काम की तलाश करता है, लेकिन उसे सिर्फ निराशा हाथ लगती है। थक हार कर वो एक पोहे की रेहड़ी लगाए रामा नाम के आदमी के पास रखे बेंच पर जा बैठता है और अपनी जेब से एक 10 रुपए का नोट निकालकर उसे देखते हुए कहता है, हे भगवान, भूख से जान जा रही है, पर मेरे पास तो बस ये 10 रुपए हैं। इस बड़े शहर में 10 रुपए में तो कोई मुझे हवा भी खाने को नहीं देगा। क्या करूं? अनिल की बातें रामा सुन लेता है। रामा उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाई, ऐसे मत कहो। शहर बड़ा है तो क्या हुआ, हर किसी की जेबें नोटों से थोड़ी ना भरी है। लाओ ये 10 रुपए दो मुझे, मैं तुम्हें पोहा खिला देता हूँ, जिससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। रामा की ये बात सुनकर अनिल उसे अपना 10 रुपए का नोट देता है, जिसके बाद रामा उसे एक प्लेट में गर्मा गर्म पोहे परोस कर देता है, जिसे खाकर अनिल बोलता है, अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही अच्छा है और खाने में भी बहुत मजेदार है। मीठा नमकीन दोनों ही स्वाद आ रहा है इसमें तो। ये किस चीज से बना है भाई? ये चावल से बनने वाले चिवड़े से बनता है और बहुत ही जल्दी बनने वाला खाना है। ये किसी को नुकसान भी नहीं देता, साथ ही इसमें कोई ज्यादा मसाला, घी, तेल कुछ नहीं होता। ऐसे ही अनिल और रामा काफी बातें करके जिंदगी के किस्से शेयर करते हैं। बातों ही बातों में अनिल रामा को उसके शहर आने की वजह बताता है। रामा अनिल को गांव जाकर पोहे का ठेला लगाने को कहता है, जिसके लिए रामा उसकी मदद करने का वादा करता है। कुछ ही दिनों में रामा अनिल को अच्छे से पोहा बनाना सिखाता है और मदद के तौर पर कुछ पैसे और सामान देते हुए कहता है, ये लो अनिल, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अब तुम अपने गांव जाकर गरीब पोहे वाले के नाम से ठेला लगा लो, और मुझे पक्का यकीन है कि गांव के लोगों को जरूर पसंद आएगा। रामा से पैसे और सामान लेकर अनिल फिर से गांव आता है और सेविका को रामा और शहर में हुई सारी बातें बताता है, जिसके बाद सेविका कहती है, भगवान रामा जी का हमेशा भला करे। जी, हम कल से ही पोहे का ठेला लगाना शुरू कर देंगे। हाँ, हम कल से ही शुरू कर देंगे। इतना कहकर दोनों पति पत्नी गांव में अपना पोहे का ठेला लगाने की तैयारी करते हैं और अगली सुबह सेविका और अनिल अपने पोहे के ठेले का श्री गणेश करते हैं। कुछ समय तक तो ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता, पर दोपहर के वक्त गांव में रहने वाला हरिया अपनी बीवी पारो के साथ अनिल के ठेले के पास आकर कहता है, अरे अनिल भाई, ये क्या बेच रहा है? भाई ये पोहा है, खाने में बहुत ही हल्का और गुणों से भरपूर है और दाम भी ज्यादा नहीं है, बस 20 रुपए प्लेट। कहो तो दूं? हाँ, खिला दे, हम भी तो देखें कि ये पोहा कैसा होता है। हरिया के कहने पर अनिल 2 प्लेट गर्मा गर्म पोहा हरिया और उसकी बीवी को देता है। दोनों पति पत्नी जैसे ही अनिल के हाथ का बना पोहा खाते हैं, उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आती है
और पारो कहती है, वाह वाह अनिल भैया, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और कितना मुलायम भी है। 20 रुपए में इससे बेहतर खाना नहीं मिल सकता। हाँ अनिल, सच में ये बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी पोहा खाकर और अनिल को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अनिल के पास गांव के और भी ग्राहक आते हैं। अनिल और सेविका दोनों ही अपने ग्राहकों को गर्मा गर्म पोहा खाने को देते हैं और खूब पैसे कमाते हैं। वक्त यूं ही बीतता जाता है और वक्त के साथ साथ अनिल का गरीब का पोहे का ठेला गांव वालों का सबसे पसंदीदा खाने का ठेला बनता है। अब सुबह से लेकर शाम तक अनिल के ठेले पर पोहा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगा करती थी। ठेले की कमाई से सेविका और अनिल के घर के हालात भी सुधरने लगे। ऐसे ही एक शाम दोनों अपनी दिन भर की कमाई को गिनते हुए कहते हैं, सेविका, रामा भाई की वजह से आज हम कहां से कहां आ गए। क्यों ना हम उनका धन्यवाद करने के लिए उन्हें अपने घर दावत पर बुला लें। जी जी, क्यों नहीं, उनको फोन कर दो, कल ही उन्हें बुला लो। सही कह रही हो। आखिर हमारे इस काम और सफलता के कर्ता धर्ता तो वही हैं। दोनों की ये बातें चुपके से माला सुन लेती है और ये सब देख उसे बहुत जलन होती है और वो अपने मन ही मन सोचती है, कितना खुश हो रहा है मेरा भाई, पर सारी की सारी कमाई अपनी बीवी को दिए जा रहा है। अपनी बहन का तो इसको ध्यान तक नहीं है कि मेरी कहीं और शादी भी करवा दे। अब देखना भैया, मैं कैसे तुम्हारे इस ठेले का मेला बंद करवाती हूँ। इतना कहकर माला वहाँ से चली जाती है और अनिल जल्दी से रामा को शहर में फोन मिलाता है। उसका हालचाल पूछने के बाद वो उसे कहता है, अरे रामा भाई, मैं और मेरी बीवी चाहते हैं कि कल तुम हमारे गांव में हमारे घर दावत पर आओ। मैंने गांव में गरीब का पोहा के नाम से ठेला लगाया है और अब मुझे मेरे ठेले से अच्छी आमदनी भी हो रही है। इसीलिए मैं चाहता हूँ एक बार तुम मेरे घर जरूर आओ। इतना कहकर अनिल कॉल कट कर देता है और अगले दिन अनिल के बताए अनुसार रामा उसके घर दावत पर आता है। रामा के आने की खुशी में अनिल सभी को फ्री में पोहा खिलाने की घोषणा करता है और बहुत सारा पोहा बनाकर तैयार करता है। और मौका पाते ही माला पोहे में पेट खराब करने की दवा मिला देती है और कुछ देर बाद सभी गांव वालों को जमा करके जैसे ही अनिल सभी को पोहा बांटने लगता है, तभी रामा उसे रोक देता है और अपने फोन में एक वीडियो प्ले करता है जिसमें माला का सारा सच कैद था। ये सब देखकर सबके होश उड़ते हैं और अनिल कहता है, माला, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगी। क्यों किया तूने ये सब? तो और क्या करती, आपको तो कोई ख्याल ही नहीं था कि आपकी एक विधवा बहन भी है। अरे जलन हो रही थी मुझे आपकी ये चमक देखकर, इसलिए मैंने ये सब किया ताकि आपको भी लोग ताने दे जैसे मुझे देते हैं। माला, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो किसी के साथ गलत करके तुम्हारे साथ हुआ गलत सही नहीं हो सकता। ननन जी, ये सब आपका ही तो है, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी आप ऐसा करेंगी हमारे साथ। सभी की बातें सुनकर माला का सर शर्म से झुक जाता है और वो सभी से अपने किए की माफी मांगती है, जिसके बाद रामा और अनिल दोनों मिलकर गरीब का पोहे के ठेले पर फिर से सभी के लिए दोबारा गर्मा गर्म पोहा बनाकर सर्व करते हैं। शारदा ने अपनी जिंदगी भले ही गरीबी में गुजारी हो, बावजूद इसके वो अपने खाने में कभी गरीबी नहीं आने देती थी। उसके मोटे तगड़े शरीर को देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि वो गरीब है। लेकिन अब घर में नई बहू पिंकी आई थी, जिसके स्वागत के वक्त शारदा की पड़ोसन सुजाता शारदा से कहती है, अरे शारदा बहन, सही है आपके घर में बहू आ गई, लेकिन मुझे एक बात का डर है। इस गरीबी में सारा राशन तो आप खुद ही खा जाती है, तो बहू को क्या खिलाएंगी आप? हवा? मेरी बहू के खाने की चिंता आप मत करो सुजाता बहन, जो हम खाकर जी रहे वही मेरी बहू भी खा लेगी। और भगवान ने भले ही कितनी गरीबी दी हो, लेकिन कभी मेरा परिवार भूखा नहीं रहा है। तुम जी थोड़ी रही हो, तुम तो फूल रही हो। गरीब भूखी सास के पल्ले बंधी इस बहू को पता नहीं कभी पेट भर खाना नसीब होगा भी या नहीं। घूंघट में वहाँ खड़ी पिंकी ये सब सुनकर हैरान ही हो रही थी कि सब उसकी सास को गरीब भूखी सास क्यों कह रहे हैं। लेकिन शारदा अच्छे से अपनी बहू का स्वागत करने के बाद उसको अपने बेटे भानु संग कमरे में भेज देती है, जहाँ भानु अपनी पत्नी को कहता है, पिंकी जी, हर लड़की के अपनी शादी के बाद बहुत सपने होते हैं, आपके भी होंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं,
कि हम लोग गरीब हैं। 2 वक्त की रोटी अच्छे से देने के सिवा मैं आपकी ज्यादा ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाऊंगा। जी भानु जी, पता है, पर मैं भी एक गरीब परिवार से ही आई हूँ। मुझे अच्छे से आता है ऐसे हालातों से कैसे गुजारा करना है। आप चिंता मत करिए। पिंकी की समझदारी देखकर भानु को लगता है कि वो उसके घर को अच्छे से संभाल लेगी, और होता भी यही है। घर की जिम्मेदारियां तो पिंकी संभाल ही लेती है, लेकिन बेचारी रसोई संभाल नहीं पाती। पिंकी के ससुराल में इतनी गरीबी थी कि देखने को टीवी तक नहीं था, ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज भी नहीं था, और गर्मियों के लिए एसी तो दूर, कूलर तक नहीं था। लेकिन राशन वो पूरा भरा रहता था, क्योंकि पूरा दिन बेचारी पिंकी अपनी सास के लिए खाना जो बनाती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह जब पिंकी रसोई में चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी, तो वहाँ शारदा आती है और उससे कहती है, अरे बहू, तू अभी रोटियां ही सेक रही है? तो एक काम करती हूँ, मैं खाने बैठ जाती हूँ। गरम गरम रोटी खा भी लूंगी, साथ साथ खाने से तुझे पता भी चल जाएगा कितनी रोटी बनानी है। अब बस बैठ गई हैं, अब सारा आटा खत्म करके ही उठेंगी। अब पता चला मोहल्ला मेरी गरीब सास को भूखा क्यों बोलता है। इस घर में इतनी गरीबी है कि चैन से कहीं बैठने की कोई ढंग की जगह नहीं है, लेकिन खाने के लिए राशन पूरा भरा है, ताकि ये मेरी गरीब भूखी सास 24 घंटे ठूस सके। बहू, जरा रोटी रखियो इसमें 5-6। माँ जी, अभी 2 ही बनी है, 5-6 कहाँ से दे दूँ? और भानु जी को भी रोटी पैक करके देनी है काम के लिए। उसकी चिंता मत कर, वो तो दोपहर में खाना खाने आ जाएगा। नहीं दे पाई तो अभी मुझे ही खिला दे। हाँ, आप खाओगी तो किसी और को खाना मिलेगा ना। कुछ बोली क्या बहू? नहीं माँ जी, मैं कह रही थी सब्जियाँ खत्म है, पैसे दे देना, लानी है। अरे बहू, सब्जियाँ बहुत महंगी हो रही है, सही से इस्तेमाल किया कर। हम गरीब लोग इतनी महंगी सब्जी रोज रोज कहाँ से लाएंगे? और सब्जी सिर्फ रात में बनाया कर, सुबह दोपहर में तो हम नमक वाले पराठे ही खाकर काम चला लेंगे। आपका खाकर और मेरा बनाकर। जहाँ से गेहूँ आता है, ये तो आपने इतना भरा हुआ है घर में, तो सब्जियाँ नहीं आएंगी क्या? वैसे ही मैं पूरे दिन एक बार खाना खा पाती हूँ, अब वो भी क्या मैं बिना सब्जी के खाऊं? पिंकी इतना कहकर रोटी बेलने लग जाती है। तभी सामने वाली सुजाता एक गेहूं की बोरी लेकर शारदा के घर आती है। उसको आते देखकर पिंकी काम छोड़कर उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे आंटी, ये क्या है इस बोरे में? अरे बहू, गेहूं है। सरकार राशन में हर महीने 30 किलो गेहूं देती है, और तेरी सास ने तो अपने जेठ जेठानियों का भी नाम राशन कार्ड में लिखवा रखा है। वैसे वो लोग शहर में रहते हैं, लेकिन ये आज भी उनके नाम का राशन लेती हैं यहाँ से। वो तो मेरा बेटा गया था राशन लेने गाड़ी पर, तो वहाँ से भानु ने राशन गाड़ी में रखवा दिया और खुद काम पर चला गया। बहू, अब पता चला इस घर में गेहूं या आटा ही ज्यादा है, बाकी चीजों के लिए तो पैसे लगते हैं, इसलिए हम गरीब लोग वो सब नहीं लेते। ये फ्री है, इसलिए इनका भंडार भर रखा है मैंने। फ्री का आटा खा खा कर सासू माँ फूल रही हैं। हे भगवान, मैं तो थक गई हूँ इनके लिए रोटियाँ बना बना कर। पूरा दिन चूल्हे के आगे रोटियाँ ही सेकती रह जाती हूँ। कहाँ खो गई बहू? अरे इसको रख लियो, मैं चलती हूँ। सुजाता वहाँ से चली जाती है और शारदा वापस से पिंकी को रोटियाँ बनाने में लगा देती है। शाम के समय भानु घर आता है तो पिंकी उससे कहती है, भानु जी, आप एक गैस चूल्हा ले आइए ना। चूल्हे पर खाना बना बना कर हमें गर्मी लगती है, और कभी कभी लकड़ियाँ बदलते हुए हाथ भी जल जाता है। पिंकी जी, हमने कहा था ना ये गरीबों का घर है, यहाँ आपको ऐसी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। माँ ने भी तो इतने सालों चूल्हे पर ही खाना बनाया है, आपको क्या दिक्कत है? जब आपकी माँ बनाती होगी ना, तब खुद खाती होगी, इसलिए उन्होंने इतने साल बना लिया। यहाँ मेरा पूरा दिन चूल्हे के आगे जाता है। इतने गरीब हो तो अपनी माँ को सिखाते क्यों नहीं कि गरीबों की तरह खाएं? खाने में तो वो कभी कोई कमी नहीं आने देती। एक बार में 15-15 रोटियाँ खाती है। तीनों टाइम इतनी इतनी रोटियाँ बनाकर हम पागल हो गए हैं। तुम हमारी माँ के खाने पर नजर लगा रही हो? अरे हद है, रोटी ही तो बनानी पड़ती है तुम्हें, इसमें क्या ही दिक्कत है? सब्जी बनाने के लिए सब्जी होती ही नहीं है आपके घर में। गेहूं फ्री मिलता है, इसलिए नमक वाले पराठे बनवा बनवा कर माँ जी मेरा ऐसा हाल कर देती है। पूरा दिन खाना बनाने के बाद मेरा खाना खाने का मन तक नहीं करता। अपनी बहू को अपने खाने के बारे में ऐसा बोलता सुनकर शारदा का दिल टूट जाता है और वो अगले दिन से अपने खाने में कमी कर देती है। सुबह अपनी सास को 15 की जगह 2 रोटी में संतुष्ट होता देखकर पिंकी को भी हैरानी होती है। माँ जी, क्या हुआ? आज आपने रोटी नहीं लेनी? मैंने इतना आटा गूथा है, बताइए और कितनी बनाऊं? नहीं बहू, मुझे इतनी ही खानी है, तो अपने लिए बना ले। पिंकी को ये देखकर हैरानी तो होती है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देती। लेकिन अब रोज ही सुबह
शाम के खाने तक जब शारदा कम खाना लेती है तो ये बात उसके बेटे को खटकती है। और एक शाम जब शारदा खाना खाकर चली जाती है तो भानु चूल्हे के पास रोटी बनाती अपनी पत्नी से बोलता है, पिंकी जी, आपने माँ को कुछ बोला क्या? देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से माँ बहुत ही कम खाना खा रही हैं, ऐसे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, आपको रास नहीं आ रहा होगा ना कि मैं जल्दी खाना बनाकर फ्री हो जाती हूँ। अरे मैंने कुछ नहीं कहा माँ जी को कि कम खाओ, उन्होंने ही खुद कम खाना शुरू किया है। शायद उनको दिख गया होगा कि गरीबी में इतनी भूख दिखाना सही नहीं है। अरे आपने गरीबी देखी कहाँ है? इस घर में भले ही सुख सुविधाएं ना हो, लेकिन खाने के लिए भरपूर अनाज है। वो सिर्फ माँ की वजह से। पता है, पहले हमारे खाने के लाले पड़े हुए थे, हमारे ताऊ जी ने सब छीन लिया था। पिताजी की मौत के बाद वो तो माँ ने धक्के खा खा कर राशन कार्ड बनवाया और ताऊ जी के परिवार का नाम भी चढ़वाया ताकि राशन ज्यादा मिले। भूख के कारण मैंने अपनी 2 महीने की बहन को बचपन में ही खो दिया था। क्या आपकी बहन भी थी? हाँ, जब ये सब हुआ तब मेरी बहन 2 महीने की थी। हमारे पास खाने को एक दाना तक नहीं था। तब माँ भी भूखी रहती थी। कहाँ से खिलाते उस नन्ही सी बच्ची को? पैसे नहीं थे कि बाहर से कुछ खरीद सकते, इसीलिए वो नन्ही सी जान भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई। भानु के मुंह से अपनी सास के बुरे हालातों के बारे में सुनकर पिंकी को बुरा लगता है कि उसने अपनी सास के ज्यादा खाने के ऊपर सवाल उठाया, जिसके लिए वो उसी समय अपनी सास से माफी मांगती है और आगे से उसको कभी भी ज्यादा खाना खाने के लिए नहीं टोकती। तो वहीं ज्यादा खाना बनाने की समस्या के चलते अब कभी कभी खाना शारदा बना दिया करती थी। इससे पिंकी को भी परेशानी नहीं होती थी। लता और विनोद गरीब दंपति थे जिनको बहुत मुश्किल से काम नसीब हुआ था। जिस गांव में दोनों रहा करते थे वहां काम ना होने की वजह से अक्सर दोनों उदास रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन विनोद अपनी बीवी से बोलता है, लता, मैं सोच रहा हूँ कुछ अपना काम कर लूँ ताकि हमें किसी भी चीज के और किसी के भरोसे ना रहना पड़े। तुम क्या कहती हो, ये फैसला सही है? हाँ, फैसला तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बीच में लेकिन क्यों? लता, कोई परेशानी है क्या? परेशानी तो नहीं है। मैं सोच रही हूँ हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो आप कैसे कोई व्यापार करोगे? एक व्यापार को करने के लिए पैसों का होना तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। पैसों का होना तो जरूरी है। पैसों को जमा करने के लिए क्या करें हम? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं जंगल जाके लकड़ियों को काट के लाया करूँगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छी सोच है। लकड़ियाँ बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं तो हम व्यापार करेंगे। दोनों पति पत्नी पेट भरकर पानी पीते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों पति पत्नी जंगल की ओर जाते हैं और लकड़ियाँ ढूंढ रहे होते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। दोनों जब घर लौटकर आते हैं तभी वहाँ उनकी पड़ोसन दिखती है और वो उनसे पूछती है, क्या बात है विनोद, बहू को लेकर कहाँ गया था जो इतनी रात को लौट रहा है? कहीं नहीं चाची, मैं और आपकी बहू जंगल गए थे और जंगल से लकड़ियाँ काट के ला रहे थे तो खरीदार मिल गया रास्ते में, तो उसको बेच दी। चलो अच्छी बात है, दोनों मिलकर मेहनत करो, बाकी ऊपर वाला तो साथ दे ही रहा है तुम्हारा। और लता बहू, खाने में क्या बना रही हो? आज कुछ अच्छा ही बनेगा लगता है। देखते हैं चाची क्या अच्छा बनाते हैं। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही कि अब घर जाकर खाने की कुछ तैयारी करूं। अरे ऐसा मत बोलो, अगर तुम ऐसा बोलोगी तो मैं आज तो भूखी ही रह जाऊंगी। मैंने बस चावल बनाए हैं, सोचा तुम्हारे घर से सब्जी मंगा लूंगी। क्या बात कर रही हो चाची, आप हमारे घर से कुछ लेने की बात कर रही हो? आपको तो पता है ना कि हम ढंग से खाना तक नहीं खा पाते हैं। कई दिन तो पानी पी के सो जाते हैं। हम कहाँ से दे पाएंगे आपको कुछ? सुनिए जी, कोई बात नहीं, चलिए घर चलकर देखते हैं क्या है घर में और क्या नहीं। लता अपने पति विनोद को लेकर घर जाती है और देखती है घर में कुछ भी नहीं है बनाने को। लकड़ी बेचकर मिले पैसों से विनोद कुछ सब्जियां और चावल लेकर आता है। लता खाना बनाती है, तभी उनके घर मालनी आती है और बोलती है, क्या बात है बहू, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? क्या बनाऊं चाची, जितना पैसा हमको मिला था उस पैसे में बस यही कुछ सब्जियां मिली हैं। अब हम जैसे गरीब लोग कहाँ से अच्छा और स्वादिष्ट खाना लेकर आएंगे? कोई बात नहीं,
कम से कम मुझे खाने को कुछ सब्जी तो मिल गई। मेरा तो मन ही नहीं था आज कुछ बनाने का। घर पर मांस रखा हुआ है, लेकिन बनाने का मन ही नहीं था। अरे काकी, आप हमको दे देती ना, हम बना देते। अरे हमारी भी परेशानी कम हो जाती। लकड़ियां काटी, बाजार गए, सब्जी लेकर आए, फिर खाना बनाया, इतना परिश्रम करवा दिया आपने। अगर वो हमें पहले दे देती तो इतनी थकावट थोड़ी होती हमको। ये कैसी बात कर रहा है विनोद? मैं तुम्हें मांस कैसे दे सकती हूँ? मैं कल बनाकर खुद खाऊंगी। आज तुम्हारे घर की सब्जी से काम चल गया, कल ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, परसों का सोचना पड़ेगा। लाओ लाओ, अब सब्जी दे दो, बहुत भूख लगी है। मालिनी लता के घर से ही सब्जी लेकर जाती है और तभी लता अपने पति को बोलती है, हे भगवान, इतना लालच! देखना, किसी दिन लालची बुढ़िया बहुत पछताएगी। कैसे अपने घर में खाना होते हुए भी हमसे मांगने आई थी। इतना भी लालच ठीक नहीं होता। अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग, हम गरीब है और इन जैसों को हम गरीब को लूटना अच्छा लगता है। कोई बात नहीं लता, रहने दो, छोड़ो। एक काम करो, सब भगवान के भरोसे छोड़ दो। अजी, अब तो भगवान भी अपनी आंखें बंद कर कर बैठे होंगे, वरना हम गरीब पर दया ना करते क्या वो? कहाँ हमने कितना कुछ सोचा था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। अब कोसने से क्या होगा? जो होना था सो तो हो गया ना। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो होना था सो हो गया। चलो, इसी बहाने हमको खाना तो मिला, चलो खाते हैं। हाँ, अब 2 दिन तक कोई खर्च नहीं है। जितना लेकर आए थे वो 2 दिन तक आराम से चल जाएगा। तब जाकर हम 2 दिन का पैसा कमाएंगे और काम में लगाएंगे। दोनों पति पत्नी पेट भरकर खाना खाकर सो जाते हैं और दोनों सुबह सुबह जंगल की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद लकड़ियाँ लेकर बाजार जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन लकड़ियाँ नहीं बिकती। ऐसा ही दूसरा दिन भी होता है। शाम को दोनों उदास मन से घर लौटते हैं। तभी रास्ते में एक लोहार दिखता है। तभी वो बोलता है, अरे भैया जरा सुनो। अरे ओ लकड़ी वाले भैया, अरे सुनते कहा ही नहीं, बहरे हो का? जी कहिए, क्या बात है भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? कोई मदद चाहिए आपको मेरी? मैं कर सकता हूं वैसे। अरे हमें कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी, ठीक है? बस कुछ लकड़ियाँ चाहिए, जरूरत है हमको। क्या तुम कुछ लकड़ियाँ दे पाओगे? बदले में चाहो तो ये कढ़ाई ले जाओ। अरे कोई बात नहीं, इस कढ़ाई का मैं क्या करूंगा, आप ही रखो इसे भी, और ये लकड़ियां भी रख लीजिए आप। अरे भाई साहब, लकड़ियों की जरूरत है मुझे, और बिना कुछ दिए ये मैं नहीं लूंगा। आप ये कढ़ाई रख लो, और हाँ, जो भी इस कढ़ाई से मांगोगे ना, ये कढ़ाई आपको वही देगा। लेकिन याद रखना, दिन में सिर्फ 3 बार कुछ मांगना, ज्यादा मत मांगना। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। इस कढ़ाई में जो 3 बार कुछ मांगेगा उसे वो मिल जाएगा? अरे ये कढ़ाई मेरी दादी की है, उनके लालच के कारण ये कढ़ाई का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते हो। आपकी दादी के लालच के कारण आप लोग ये कढ़ाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, आखिर क्यों? क्योंकि मेरी दादी लालची बुढ़िया थी। ये जादुई कढ़ाई का इस्तेमाल कुछ ज्यादा कर लिया उसने, और लालच में आकर उसको महंगा पड़ गया। मैं तो आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इससे 3 बार खाना मंगा सकते हो। ये जादुई कढ़ाई है, समझे? लोहार के इतना कहने पर आखिरकार विनोद वो जादुई कढ़ाई ले ही रहा होता है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी घर पहुंचते हैं। तभी विनोद लता से बोलता है, लता, क्या ये सच में जादुई कढ़ाई है? क्या हमारे कुछ मांगने से ये हमको देगा? सच कह रहा हूँ, अगर दे देना तो बहुत अच्छा होगा, कृपा होगी। बहुत भूख लगी है, मांगो ना, देखो तो देता है कुछ। हाँ जी, मांगती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा शक हो रहा है। क्या सच में जादुई कढ़ाई है भी या नहीं? अरे देखो, उस भाई साहब ने ना बहुत ही यकीन के साथ कहा था ये कढ़ाई उसकी दादी की है, ऊपर से जादुई कढ़ाई है। अब ना जल्दी से कुछ बनाओ, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। तुम ना कोई अच्छा सा खाना बनाओ। क्या बनाओगी? हाँ, तुम ना मांस बनाओ, बहुत दिन हो गए खाए हुए। हाँ ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। और कुछ बनाना है क्या? अरे नहीं, अभी के लिए बस इतना ही बनाओ, ज्यादा लालच मत करो, वरना हमारे हाथ से ये मौका निकल जाएगा।
लता चूल्हे पर जादुई कढ़ाई रखती है और एक मंत्र बोलती है। तभी कढ़ाई में खाना आ जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन जब लता खाना बना रही होती है तभी मालिनी अपनी बहू से कहती है, अरे वाह वाह बहू, क्या खुशबू है। खुशबू से ही भूख लग गई। क्या बना रही है? माँ जी, मैंने तो खाना अभी तक नहीं बनाया है। और वैसे भी ये खुशबू हमारे घर की नहीं बल्कि सामने वाली लता के घर से आ रही है। क्या? उस भिखारन के घर से? अरे कुछ दिन पहले जब तू अपने मायके गई थी तब मैंने उससे सब्जी मांगी थी। बोल रही थी खाने को कुछ भी नहीं है घर में और अब पकवान बनाए जा रही है। चल शाम को उसके घर जाकर देखती हूँ और पता लगाती हूँ आखिर बात क्या है। मालिनी और उसकी बहू दोनों मिलकर शाम के वक्त विनोद और लता के घर जाते हैं। दोनों पति पत्नी को बात करता देख मालिनी बोलती है, अरे बहू, क्या बात है? आजकल लकड़ी चुनने नहीं जा रही क्या? कोई खजाना लग गया क्या तुम्हारे हाथ में? ऐसा नहीं है चाची, अब मैं दूसरों के घर काम करती हूँ और इन्होंने भी अपना काम देख लिया है, इसलिए आपको हम लकड़ियाँ चुनते नहीं दिखते। वैसे लता, कल तुम्हारे घर से पकवानों की सुगंध आ रही थी। क्या बात है? कोई बात नहीं चाची, लता खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे हाँ चाची, आज का खाना आप हमारे साथ ही खाना। ओहो, जब इतना बोल रहा है तो ठीक है, आज का खाना हम तुम्हारे घर ही खाएंगे। लता रात का खाना बनाने जाती है। तभी मालिनी अपनी बहू को आंखों से इशारा करती है और सुनीता लता के पीछे जाती है और देखती है कि लता खाली कढ़ाई को चूल्हे पर बिठा कर कुछ मंत्र बोलती है और खाना कढ़ाई में बढ़ जाता है। आधी रात को जब सभी सो जाते हैं तभी मालिनी लता के घर से कढ़ाई चुरा कर ले जाती है और घर पर जाकर कढ़ाई चूल्हे पर रख कर बोलती है, आज तो मैं बहुत अच्छा पकवान खाऊंगी। ओ जादुई कढ़ाई, भर भर के खाना दे मुझे। अरे सुनते नहीं है क्या? ये जादुई कढ़ाई मुझे भर भर के पकवान दे। मालिनी को ऐसा करते हुए लता और उसका पति देख लेता है। तभी अचानक कढ़ाई भर कर पकवान बहने लगता है और लालची बुढ़िया को जादुई कढ़ाई का खाना बहा ले जाता है।